यूट्यूब चैनल #GoInBiology। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और लॉकडाउन अपने वीडियोस को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लिविंग वर्ल्ड में 4th वीडियो की बात कर रहे हैं। आप सभी का प्यार बहुत मिल रहा है, बहुत खुशी होती है और एक एनर्जी मिल रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, जिसके साथ मैं आगे काम कर पा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट कर रही हैं कि आप सब कंटिन्यू कीजिए। मैं जब कभी थोड़ा सा थक भी जाता हूँ तो आप सभी की इस ऊर्जा को देखकर आगे बढ़ने का मन करता है। इसी तरह आप इस चैनल पर बने रहें और चीज़ों को समझते रहें। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और लिविंग वर्ल्ड को हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कल जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने कुछ डिस्कस किया अबाउट द सिस्टमेटिक्स, अबाउट द टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। तो वी विल डिस्कस अबाउट द कि जो सिस्टमेटिक वर्ड है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया एंड सिस्टमेटिक में जो कैरोलस लिनियस थे उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा प्लांट किंगडम के लिए, जिन्होंने बहुत सारी वेरियस स्पीसीज को क्लासिफाई किया और उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम जैसी बहुत अच्छी बुक्स को लिखा और उनके बारे में डिस्क्राइब किया। तो आज हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं और मैं बात बता रहा हूं आज आपको न्यू सिस्टमेटिक्स, नियो सिस्टमेटिक्स या बायो सिस्टमेटिक्स। तो न्यू सिस्टमेटिक्स, नियो सिस्टमेटिक्स या बायो सिस्टमेटिक्स एक ही नाम है, लेकिन जब सिस्टमेटिक का डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद जब थोड़ा आगे डेवलपमेंट हुआ तो उसके साथ में नियो सिस्टमेटिक, बायो सिस्टमेटिक्स इन वर्ड्स का ओरिजिनेट हुआ और इनके बारे में समझना जाने लगा। हमने पढ़ा था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो सिस्टमेटिक वर्ड है उसका मतलब ही होता है अरेंजमेंट। सिस्टम होना चाहिए, हर जगह एक सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से हम चीजों को आसानी से समझ पाएंगे और उनके बारे में जान पाएंगे। अगर कोई चीज सिस्टम में नहीं है तो आप उसे कैसे पहचान पाएंगे? जैसे हमारे घर पर हम जितना भी सामान है उसे एक व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, एक अलग जगह रखते हैं, जिसके बाद में हमें पता लगता है कि हमें जिस चीज की आवश्यकता है उसे हम वहां से ले सकते हैं। तो इसी तरह जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम्स को डिवाइड किया गया, ग्रुप्स बनाए गए, किंगडम्स में लगाया गया, फाइलम बनाए गए, तो उनमें उनको एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेस पर ही डिफाइन किया गया कि ये प्लांट्स के कैरेक्टर हैं तो प्लांट किंगडम में जाएंगे, ये एनिमल्स के कैरेक्टर हैं तो एनिमल किंगडम में जाएंगे। एनिमल्स में भी ये इनवर्टिब्रेट्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, इसी तरह प्लांट में जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। तो यानी कुछ स्पेशल बेनिफिट्स, कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आइडेंटिफाई करके हम उन्हें डिवाइड कर पाते हैं और डिवाइड करने के बाद ही हम उन्हें एक अलग ग्रुप के अंदर क्रिएट कर पाते हैं। तो सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट ही है जिसके दौरान हम अपने जो नॉलेज है, जो हमारी स्टडी है, उसको हम थोड़ा इजी बना पाते हैं कि किस तरह से किन बेसिस पर, किन कैरेक्टर्स के बेस पर उनको इंक्लूड किया गया है और उन्हें रखा गया है। तो देखिए, सो बायोसिस्टेमेटिक्स या न्यूसिस्टेमेटिक्स क्या है? इट इज द कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक। किसका कंसेप्ट है? कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक दैट कंसीडर्ड ए स्पीसीज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो आपको पता है कि स्पीसीज हमारे क्लासिफिकेशन एक सबसे छोटी आइडेंटिफिकेशन की है, जिसके बारे में हमने कल प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि स्पीसीज टर्म कॉइन्ड बाय जॉन रे, और मोनोकॉट और डाइकॉट टर्म को भी जॉन रे ने डेवलप किया, उन्होंने बताया। तो यहां पर लिखा है द कंसीडर्ड ए स्पीसीज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर सच में ही आपको बायोलॉजी समझना है तो आप इवोल्यूशन को जानिए। अगर इवोल्यूशन आप समझ जाते हैं तो बायोलॉजी में सेंस है जिस चीज को आप समझ पाते हो। लेकिन अगर इवोल्यूशन सच में आपको समझ में नहीं आता है तो आप बायोलॉजी के उस डेप्थ को नहीं समझ पाएंगे कि उसका क्या सेंस है। तो आप यहां समझिए, द कंसिडर्ड ए स्पीसीज टू बी प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, कि बायोसिस्टेमेटिक में जो इवोल्यूशन के दौरान जो कैरेक्टरिस्टिक आए, कुछ रिलेशनशिप्स आए जिनके साथ उनका डेवलपमेंट हुआ और उनके आधार पर हम उनको जब डिवाइड करते हैं बायोसिस्टेमेटिक्स या नियोसिस्टेमेटिक्स, हम उसे कहते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स डेवलप्ड बाय Sir Julian Huxley in 1940. This is important for the NEET exam. आप बिल्कुल याद रखेंगे
कि सिस्टमेटिक टर्म को डेवलप किया कैरोलस लीनियस ने, लेकिन जो न्यू सिस्टमेटिक का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा आया? सर जूलियन हक्सले इन 1940 कि 1940 में सर जूलियन हक्सले के द्वारा नियो सिस्टमेटिक या बायो सिस्टमेटिक की बात की गई, उसके कंसेप्ट के बारे में समझाया गया। सो प्लीज आप इस पर ध्यान दें और इसे याद करने की कोशिश करें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेसिक्स इन क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के लिए क्या बेसिक्स होना चाहिए, क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्या स्टेप्स है जिसके बारे में हम जानें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब हम किसी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में ये समझते हैं कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। फिर उसके बाद हम उसे डिवाइड करते हैं कि ये लिविंग थिंग है तो यहां रखनी चाहिए, प्लांट में है या एनिमल्स में है, या नॉन लिविंग थिंग है तो ये किस में इंक्लूड की जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग डिफरेंसेस जगह के आधार पर हम ये समझ पाते हैं कि जिसके बेस पर कि क्लासिफिकेशन हर चीज को एक इजी बनाता है। तो इजी कैसे बनाएगा? कि जिसके लिए आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कैरेक्टराइजेशन होना चाहिए और उसके बाद उसे क्लासिफाई करना चाहिए। तो प्लांट्स को, एनिमल्स को, यानी अदर सभी ऑर्गेनिजम्स को जो डिवाइड किया गया है वो कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशंस के बेस पर किया गया है। तो क्लासिफिकेशन एक पूरा सिस्टम है जिसके दौरान हम किसी भी स्पीसीज को इजीली डिवाइड कर पाते हैं और डिवाइड करने के बाद उसके बारे में समझ पाते हैं। तो क्लासिफिकेशन मीन्स टू ऑर्डरिंग, इसको समझ लीजिए आप, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, कि जो पूरे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उन्हें ऐसे ऑर्डर क्रम में सीक्वेंस डेवलप किया जाए, उनके ग्रुप्स बनाए जाए जो इजी फॉर स्टडी हो, जिसके बारे में हम समझ पाए और चीजों को जान पाए। जिसके बेस पर आप समझेंगे कि जैसे हमने पढ़ा है कि ऑर्डरिंग सीक्वेंस, आपने पढ़ा होगा किंगडम लेवल है तो किंगडम लेवल पर प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है। फिर हम उसमें बात करते हैं कि यहाँ पर अगर एनिमल किंगडम है तो फिर उसके अंदर किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, स्पीसीज, इन सब चीजों की जब हम बात करते हैं तो उनको डिवाइड किया जाता है उसके बेसिस पर। तो आप देखेंगे कि बेसिक्स इन क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन क्या है? इट मींस द ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, कि ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाए और उनके ग्रुप्स को क्रिएट किया जाए। अब इसके साथ वापस से एक बार टैक्सोनॉमी को लिया गया। तो टैक्सोनॉमी कल हमने पढ़ा था कि सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉड प्लेस है जिसके अंदर हम देखते हैं जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स के साथ में जब टैक्सोनॉमी को स्टडी किया तो टैक्सोनॉमी एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन के कुछ प्रोसीजर्स, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए। तो टैक्सोनॉमी क्या है? द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स। सो क्लासिफिकेशन के लिए प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी में क्या किया जाए कि अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाए तो कुछ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स को इंक्लूड किया जाता है और इंक्लूड करने के बाद हम उन स्पीसीज को वहां डिवाइड कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। और ये सारी बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी में। तो टैक्सोनॉमी क्या है? प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यानी टैक्सोनॉमी में उन प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक के साथ उसे रखा जाता है। So, taxonomy word gives by A.P.D. Candoli. ये भी important है, आपको याद रखना है। The taxonomy word given by the A.P.D. Candoli in 1830. तो हमने अभी यहाँ दो चीजों के बारे में जाना कि बायोसिस्टमेटिक या नियोसिस्टमेटिक वर्ड दिया गया सर जूलियन हक्सले in 1940 एंड A.P.D. Candoli ने जो वर्ड दिया टैक्सोनॉमी वो कब दिया? 1830। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि वहां हम नॉमेनक्लेचर क्लासिफाई करेंगे या नेम्स देंगे कि किस बेस के ऊपर उनको हम नाम के आधार पर जान पाए। तो सबसे पहले मैं इसके आपको थोड़े से इजी एग्जांपल्स देना चाहता हूं। सपोज दैट कि अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत में आप देखेंगे कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वहां सब जगह जो हमारी लैंग्वेजेस है वो अलग अलग तरह की है। लगभग अगर हम याद करें तो किसी भी चीज को एक डिफाइन शब्द के साथ ना बोल करके सब लोकल लैंग्वेज में अलग होता है। जैसे सपोज दैट अगर हम प्याज को देखें तो प्याज कहा जाता है, कहीं उसे कांदा कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे ऑनियन कहते हैं। तो यानी इन सभी को एक कॉमन नेम में लाने के लिए और एक आइडेंटिफिकेशन के लिए जाने तो उसके लिए हमें क्या करना होगा
कि एक साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर दो तरह का होता है, कॉमन और वर्नेकुलर और साइंटिफिक नेम। लेकिन कॉमन और वर्नेकुलर नेम्स को बायोलॉजी में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि अगर हम याद करें कि यहां पर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना क्या है? कॉकरोच। और कॉकरोच को हिंदी में क्या कहा जाता है? तिलचट्टा। अगर अब हम इसी तिलचट्टे को अगर अमेरिका में जाकर के बोले तो वहां कोई नहीं समझने वाला है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना अगर इंडिया में भी बोला जा रहा है और अमेरिका में भी बोला जा रहा है तो वो समझ पाएंगे कि वी ऑल टॉक अबाउट दी कॉकरोच, कि हम कॉकरोच के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइंटिफिक नेम का होना बिल्कुल जरूरी है, जिसको वजह से वो यूनिवर्सली हो जाते हैं और सभी जगह पर उन्हें इसी नाम से जाना जाता है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, या इंग्लैंड हो, या अमेरिका हो, या रूस हो, जर्मनी हो, सभी जगह उन साइंटिफिक नेम्स के बेस पर ही उन चीजों को जाना जाता है। हमें याद है कि हमें होमो सेपियंस कहा जाता है, तो होमो सेपियंस अब वर्ड मानव के लिए सभी जगह पर फॉलो किया जाएगा, मतलब एक रिकॉग्नाइज हो गया है कि जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस। तो आप देखिए जो नॉमेनक्लेचर है उसको कॉमन या वर्नेकुलर नेम्स हैं और साइंटिफिक नेम। तो कॉमन या वर्नेकुलर नेम्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन बायोलॉजी, कि हम उन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम्स की बात करते हैं। तो मैं आपको इससे पहले बताना चाहूंगा, जब साइंटिफिक नेम्स की हम बात कर रहे हैं और उनके रूल्स की बात करें तो कैरोलस लीनियस के द्वारा ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम डिवाइड करें तो उसके दो नाम होंगे, तो उसमें किस तरह से वो रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका, जो कॉमन नेम किसका है? मैंगो। मैंगो। अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैंजीफेरा इंडिका में हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कैरोलस लीनियस के हिसाब से देखें तो मैंजीफेरा फर्स्ट वर्ड है और इंडिका सेकंड वर्ड है। तो मैंजीफेरा जो फर्स्ट वर्ड है इट इज नॉन एज जीनस। ये फर्स्ट वर्ड क्या है यहां पर? जीनस। और एक सेकंड वर्ड है वो यहां क्या है? स्पीसीज। यानी अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें तो फर्स्ट वर्ड क्या है? जीनस, और सेकंड वर्ड क्या है? स्पीसीज। तो अब इसको आपको समझना इस तरह से है कि सबसे पहले जो हम इसके कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू आईसीजेड एंड आईसीडीएन, जिसके बारे में हम आगे जाकर के बात करेंगे। तो आप देखें कि इसमें सबसे पहले क्या रूल्स फॉलो होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि इन्हें सबसे पहले लैटिन भाषा में लिखा जाता है, यानी लैटिन भाषा में इन्हों यूज किया गया, लैटिन भाषा के आधार पर, और लैटिन वर्ड्स में यूज किया गया। तो लैटिन वर्ड यहां पर या लैटिन भाषा का यूज क्यों किया गया? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज माना जाता है। क्यों? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज अब प्रचलित नहीं है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में चेंजेबल यानी चेंज नहीं किया जा सकता, यानी जो चीजें पहले बन चुकी है उसी के आधार पर अब नई चीजें बनेगी, तो वो चेंजेबल नहीं होती, यानी वो परिवर्तन नहीं होती। इसलिए यहां पर लैटिन लैंग्वेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। दूसरा, अगर हम इन्हें लिखें तो इन्हें हमें इटैलिक्स में लिखना होगा। इटैलिक्स का मतलब क्या है कि इन वर्ड्स को हम थोड़ा सा तिरछा लिखेंगे, लेकिन अगर आप अपने हाथ से अगर इसे लिख रहे हैं और इटैलिक्स में नहीं लिख पाए तो हम इनके बीच में सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे, जिसके बारे में आप समझ पा रहे हो कि जीनस के नीचे मैंने अलग से अंडरलाइन किया है और स्पीसीज के बारे में मैंने अलग से अंडरलाइन किया गया है, और कुछ चीजें। तो आप देख रहे हैं कि मैंजीफेरा में जो सबसे पहला वर्ड है एम, तो एम को कैपिटल लिखा गया है, और एम को कैपिटल इसलिए लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स कि जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए? कैपिटल। और स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल होना चाहिए। तो आप इसके बाद देखेंगे कि जीनस और स्पीसीज में, तो जीनस के बाद सारे स्मॉल कैरेक्टर हैं और स्पीसीज में भी सारे स्मॉल कैरेक्टर। तो यानी यहां पर आप देखेंगे कि लगभग आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। फिर उन्हें अगर हाथ से लिखा जाता है तो अंडरलाइन करना चाहिए,
जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड हमेशा स्मॉल होना चाहिए। यानी ये रूल है, हमें ये फॉलो करना पड़ेगा अगर हम बायनोमियल क्लासिफिकेशन के किसी भी स्पीसीज का अगर हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ जीनस एंड सेकंड वर्ड क्या है यहाँ स्पीसीज। दोनों के बीच में एक गैप है, हम यहाँ इटैलिक्स में नहीं लिख पाए इसलिए हमने सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है। फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में लिखना है जीनस के को, और स्पीसीज के फर्स्ट वर्ड को स्मॉल में लिखना है। और अब ये जो बायनोमियल क्लासिफिकेशन से मेंजोफेरा इंडिका जो वर्ड है, यानी ये जो क्लासिक नॉमेनक्लेचर है, ये हर जगह अप्रूव है, हर जगह इसी को इसी नाम से जाना जाएगा। इसके साथ कुछ और बातें करेंगे कि मेंजिफेरा इंडिका के साथ में अगर आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, तो यहां लीनियस भी लिखा हुआ है। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हम जीनस और स्पीसीज को नाम लिख देते हैं तो जो डिस्कवरी किया है, जिसने उसके बारे में बताया है, तो उस साइंटिस्ट के नाम को भी यहां इसके साथ में लिखा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि बायनोमियल क्लासिफिकेशन के रूल्स क्या काम करते हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू बायनोमियल क्लासिफिकेशन कि जो वर्ड्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 13 एंड मिनिमम 3। कि अगर हम देखें तो किसी भी नेमिंग को करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए 13 और मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए 3। ओके, तो जीनस और स्पीसीज में 13 और 3 हम देख रहे हैं कि ये एक रेफरेंस रेंज है, वर्ड्स की इतनी होनी चाहिए, ये सिस्टम। इसके साथ आपको कुछ और चीजें मैं बताना चाहूंगा। मैंने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ, हिबिस्कस रोजा। सो हिबिस्कस रोजा इज कॉमनली नोन एज चाइना रोज। चाइना रोज का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब आप इसको बारे में देखिए कि यहां पर क्या है कि यहां एक तो है जीनस, लेकिन यहां स्पीसीज जो है वो 2 वर्ड्स में है। तो जब स्पीसीज 2 वर्ड्स में होती है तो उनके बीच एपिथेट, यानी यहां पर हम एक डैश का यूज करते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि अगर स्पीसीज 2 वर्ड्स में है तो उन्हें अलग अलग लिखा जाए और उनके बीच में एक डैश यूज किया जाए, तो ये कंप्लीट नेम बन गया है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर 2 स्पीसीज वर्ड हैं और एक जीनस है तो उनके बीच में एक डैश यूज करना पड़ेगा, और वो ही हम इटैलिक में नहीं लिख पा रहे हैं तो उन्हें अंडरलाइन करना पड़ेगा। और जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा और स्पीसीज के सारे वर्ड्स कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। इट्स ओके, तो ये भी आपको एक बार याद रखना है। इसके साथ ये बड़े इंपॉर्टेंट है टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स क्या होते हैं इसके बारे में आप जानिए। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर क्लासिफिकेशन में हम 2 चीजें देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ये नॉमेनक्लेचर जो दिया जाता है वो आईसीबीएन और आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी इनमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, ना इनसे बाहर जा सकते हैं, ना इनसे हम ज्यादा कैरेक्टर्स को या चीजों को हम डाल सकते हैं। तो यानी यहां क्या बताया गया, टॉटोनिम्स क्या होता है, यदि किसी जीनस और स्पीसीज का नाम सेम हो। तो देखिए जीनस और स्पीसीज, अगर जीनस और स्पीसीज का नाम सेम हो, ये माउस का एग्जांपल है रेटस रेटस, तो उसे आईसीबीएन नॉट एक्सेप्टेबल, यानी आईसीबीएन में उसे इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन उसे आईसीजेडएन में रखा जा सकता है। तो टॉटोनिम्स क्या होता है कि अगर जीनस और स्पीसीज नेम सेम हो तो आईसीबीएन उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, जबकि आईसीजेडएन में हम उस नाम को इंक्लूड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस मेडिकल एग्जाम्स में आ चुका है, सो प्लीज फोकस कि टॉटोनिम्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू टॉटोनिम्स, जीनस और स्पीसीज नेम आर सेम, नॉट इंक्लूड इन आईसीबीएन बट आर इंक्लूड इन आईसीजेडएन। इट्स ओके। नाउ होमोनिम्स, होमोनिम्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें 2 स्पीसीज के नाम सेम हो लेकिन इन्हें नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड किया ही नहीं जाता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, पर्नस डुल्सी,
ये किस किस के नाम है? आलमंड और प्लम के। तो यानी पर्नस डुल्सी दो प्लांट स्पीसीज के नेम है आलमंड और प्लम, लेकिन सेम है, लेकिन इन्हें यहां पर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो होमोनिम्स क्या होता है? यदि दो नाम किसी एक ही स्पीसीज यदि एक ही स्पीसीज के लिए यदि वहां पर दो एक सेम नेम रखा जाए तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर 11 का द लिविंग वर्ल्ड, जिसका पार्ट 4। इसके अंदर आपने देखा कि आज हमने जो बात की न्यू सिस्टमेटिक्स, नियो सिस्टमेटिक्स और बायोसिस्टमेटिक्स। तो इसमें हमने पढ़ा कि सिस्टमेटिक की एक नई ब्रांच निकल के आई बाहर। इट इज द कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स दैट कंसिडर्ड ए स्पीसीज टू बी प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, यानी प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो यहां पर देखा आपने कि जो न्यू सिस्टमेटिक वर्ड था वो किसके द्वारा दिया गया? सर जूलियन हक्सले इन 1940। इसके साथ आप देखेंगे द बेसिक्स इन क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन मींस द ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी उन्हें ऑर्डर्स में रखा जाए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इस तरह से उनको हम डिवाइड करें। इसके साथ आप देखें तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज अ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी टैक्सोनॉमी के हम अंदर उनको प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं और फिर उन्हें डिवाइड करते हैं। और टैक्सोनॉमी वर्ड किसके द्वारा दिया गया? एपीडी कैंडोली 1830। इसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर की बात की। तो नॉमेनक्लेचर कॉमन और वर्नाकुलर हो सकता है जिसे एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता, लेकिन साइंटिफिक नेम को एक्सेप्ट किया जाता है। साइंटिफिक नेम्स के कुछ रूल्स हैं जो आईसीजेएन और आईसीबीएन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हमने बात की, एग्जांपल लिया मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका। तो फर्स्ट नेम क्या है? जीनस, और सेकंड नेम क्या है? स्पीसीज। तो फर्स्ट नेम ऑफ जीनस कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का जो फर्स्ट नेम है वो स्मॉल होना चाहिए। दोनों को सेपरेटली अलग लिखा जाना चाहिए और उन्हें अंडरलाइन किया जाना चाहिए। आपको ये सारी चीजें यहाँ याद रखनी होगी। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है? तो जो बच्चे 10th से प्रमोट होकर 11th में आ रहे हैं वो ये चीजें सीख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नई चीजें हैं। सो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी। आप समझते जाइए चीजों को। आपका परिवार, आपके सब लोगों की आशाएं आपके साथ जुड़ी हैं। अगर आप सच में एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक सफल नागरिक बनना चाहते हैं, तो शिक्षा का बहुत महत्व है अपनी लाइफ में। इसके साथ देखिए आप, मैंने कुछ और एग्जांपल दिए। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज का। अगर स्पीसीज के दो शब्द हैं तो उनके बीच में डैश यूज किया जाएगा। और टोटोनिम्स क्या है? जब यदि जीनस और स्पीसीज दोनों नेम सेम हो, जीनस और स्पीसीज यदि दोनों नेम सेम हो तो उसके दौरान हम देखेंगे कि उन्हें आईसीबीएन में इंक्लूड नहीं किया जाता, बट आईसीजेएन उन्हें एक्सेप्ट करती है और उसके अंदर हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। होमोनिम्स क्या है? यदि दो प्लांट स्पीसीज के लिए एक ही नाम हो तो उसे होमोनिम्स कहा जैसे फर्नस डुल्सी, आलमंड और प्लम के लिए, लेकिन इसे इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। हमारी जो स्ट्रेटेजी है इस चैनल को लेकर के, मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज हेल्पफुल फॉर दी नीट, एम्स एग्जाम एंड जिपमर, एंड जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। हम हर डे एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं चैप्टर को लेकर के। दूसरा, मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो इस तरह से रहने वाला है कि हम एक चैप्टर 11 से और फिर उसके बाद एक चैप्टर 12 से, इस तरह से हम क्या करेंगे, उन चीजों को इंक्लूड कर पाएंगे और आसानी से पढ़ पाएंगे। तो आप इस तरह से, हमारा सिलेबस भी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। 11th वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिट रहेगा, 12th वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिट रहेगा, और जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल बेनिफिट रहेगा। तो आपके लिए मैंने सुविधा थोड़ी सी ये की है कि आप कंसंट्रेट होकर के इस लेक्चर को आसानी से सुने, जिसके साथ आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के ये फायदे हैं कि आप उसे आसानी से बैठ के, या तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या आप उसे आसानी से लिख लीजिए। मेरा जो सबसे बड़ा एम ये है कि आप चीजों को कंसेप्ट से समझें, क्रिस्टल क्लियर आपको वो चीजें हो, और कुछ भी चीजें आपके छुपी ना रहे जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो।
इसके साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसी तरह से मैं आपको एमसीक्यूज का भी एक डिस्क्रिप्शन लिंक यानी चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद दूंगा, जिसका हम उसका डिस्कशन भी करेंगे। अब जैसे जैसे चैनल को आगे बढ़ाते जाएंगे, हम कुछ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी सोच रहे हैं कि चैनल पर लाइव भी जाया जाए और बच्चों से इंटरेक्ट किया जाए। मैं उन सब बच्चों का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं जो इस प्लेटफॉर्म को सच में सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया हो, इसके साथ में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसके साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे गार्जियंस हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उन सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आपका प्यार इसी चैनल पर इसी तरह बना रहे और हम आगे सक्सेस होते रहें और हर बच्चे तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचा सके। जितना सच में मैंने सीखा है मैं आपको उतना दूं, क्योंकि मैंने सुना है कि शिक्षा बांटने से बढ़ती है। तो मैं जितना आपको दूंगा शायद और उतना गेन करूंगा, और आप इन चीजों को फॉलो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। भगवान आपको एक सफल इंसान बनाए, आपके सपनों में आपको कामयाब करे और आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चले जाएं। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअसली सफर को रखने वाले हैं। आप लगातार बनते रहें। अपने जितने भी चाहे लोग हैं, जितने दोस्त हैं, जितने भी आपके मिलने वाले लोग हैं, उन सभी को लिंक को शेयर करें, उन्हें बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर यहां से स्टडी करें और अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें। आप भविष्य हैं भारत का, आगे जाकर आपको ही। तो आई होप अगर आपको सच में ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, और थैंक यू सो मच। जय हिंद।